फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद पंकज आर्या। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल टॉपिक साइंस से, जिसका नाम है रेस्पिरेशन या श्वसन, इसको हिंदी में कहते हैं। ये जो टॉपिक है वो आपका बोर्ड क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, एज वेल एज आपके सारे कंपटीशन एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का हो, चाहे वो नीट लेवल का हो। तो आइए आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आपको यहाँ दिख रहा है आज टाइटल जो है हमारा श्वसन या रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों के मन में ये भ्रांतियां होती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स से जब हम क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट इज रेस्पिरेशन, देन दे सेड द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ CO2 इज नोन एज रेस्पिरेशन। बट ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमागों में गलत बैठ गया है कि सांस लेना और छोड़ना ही आपका रेस्पिरेशन कहलाता है। तो आज इस वीडियो से आपके बहुत सारे डाउट्स हैं वो क्लियर होने वाले हैं। तो रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि अभी हमने इसके पहले जो चैप्टर पढ़ा था न्यूट्रिशन, या जो टॉपिक पढ़ा था न्यूट्रिशन, उसमें फूड हमारा एसिमिलेट होके या उसका स्वांगीकरण होके वह सेल्स तक पहुंच गया था। अब यहाँ आपको फिगर में दिख रहा है जो सेल है, सेल के पास फूड है और प्लस ऑक्सीजन है। तो यहाँ ऑक्सीजन का जो रोल होता है आपको पता है कि किसी भी चीज को जलाने के लिए, किसी भी चीज से एनर्जी लेने के लिए हमें ऑक्सीजन गैस की जरूरत होती है। आपने बचपन में प्रैक्टिकल किया होगा, एक जार होता है, मोमबत्तियां होती हैं, जार को बंद कर देते हैं तो मोमबत्ती बुझ जाती है, मतलब ऑक्सीजन आपकी हेल्प करती है। तो सेल के अंदर फूड और ऑक्सीजन मिलके आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं और साथ में देते हैं एनर्जी। हाँ दोस्तों, एनर्जी द कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी कार्य करने की जो क्षमता है उसको हम एनर्जी कहते हैं। और वो एनर्जी हमें जिस प्रोसेस से मिलती है, जिस प्रक्रिया से मिलती है, उसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन या श्वसन। तो ये आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि जो सांस लेना और छोड़ना होता है वो आपका श्वसन होता है, रेस्पिरेशन होता है। बिल्कुल नहीं, यह रेस्पिरेशन का ही एक हिस्सा है, एक फिजिकल पार्ट है जिसको हम ब्रीथिंग के नाम से जानते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिखा है फूड प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ये हमने रिएक्शन के फॉर्म में यहाँ लिख दिया है। यहाँ आपने ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है वो लिख दिया है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला भी लिख दिया है। यहाँ पे सेल के अंदर आपके माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेस होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर और एनर्जी निकलेगी 38 ATP। अब यहाँ थोड़ी सी बात करेंगे हम ATP की कि ATP क्या होता है। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये एनर्जी करेंसी होता है। जैसे कोई भी क्वांटिटी, जैसे आपके पास 100 रुपए है तो 100 रुपए को दर्शाने के लिए आपको नोट, सिक्के या डिजिटली आपको दर्शाना पड़ेगा। तो यहाँ ATP जो होता है एनर्जी का मॉलिक्यूल होता है जो कि एनर्जी को दर्शाता है आपका इस फॉर्म। ठीक है, फिर यही बात आ गई है रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। तो रेस्पिरेशन आपको हमने बता दिया है अभी के सेल के अंदर होने वाली एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। सेल के अंदर होने की वजह से बायो, और उसमें बहुत सारे केमिकल का इन्फ्लुएंस है, इसीलिए बायोकेमिकल प्रोसेस है। शरीर या सेल के अंदर ये चलती है, परफॉर्म होती है। और वहीं हम कहें ब्रीथिंग, तो ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें हम सांस को अंदर, हवा को अंदर भरते हैं और हवा को बाहर निकाल देते हैं। तो एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे मुझे याद में आता है कि बच्चों से अगर हम पूछते हैं कि बच्चों हम कौन सी गैस लेते हैं, तो बच्चे आपका आंसर देते हैं कि हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं। लेकिन यहाँ आपका जो कॉन्सेप्ट है कि हम एयर लेते हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेस लेते हैं, बट हम सिर्फ उसमें से सिर्फ ऑक्सीजन का यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें प्लस करके छोड़ देते हैं। वो भी आपका एक स्पेशल प्रोटीन है जो खून में पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है उसकी वजह से ये होता है, Hb के साथ होता है, इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी होती है आपकी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो रेस्पिरेशन आपकी बायोकेमिकल प्रोसेस है, वहां ही आपकी जो ब्रीदिंग है ये एक फिजिकल प्रोसेस है। आपने साइंस के स्टूडेंट रहे हैं या 10th लेवल की साइंस में सबने पढ़ा होता है कि जो एरिया होता है और प्रेशर होता है, इनका जो क्या कहते हैं कनेक्शन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप लिख सकते हैं कि P
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। तो एरिया और प्रेशर के वजह से ही ये ब्रीदिंग होती है। कैसे होती है मैं आपको समझाता हूँ कि आपके जो फेफड़े हैं इनके नीचे एक पतली सी ट्यूब होती है। ये आपके जैसे मान लिया एक रफ डायग्राम बना दिया, ये फेफड़े हैं, इन फेफड़ों के नीचे एक आपका डायफ्राम होता है, एक पतली सी लचीली सी स्टिक होती है। जैसे ही ये डायफ्राम नीचे खिसक जाता है तो यहाँ पे एरिया बढ़ जाता है और प्रेशर घट जाता है। तो प्रेशर घटने के प्रेशर घटने की वजह से बाहर से हवा अंदर आ जाती है, तो अपन इनहेल करते हैं, हवा अंदर आ जाती है। जैसे ही ये डायफ्राम वापस अपनी पोजीशन में पहुंचता है ऊपर, तो यहाँ पे एरिया घट जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ने की वजह से हवा बाहर निकल आती है और हम एक्सहेल करते हैं, हवा को बाहर निकाल देते हैं। फिर हम देखते हैं टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। तो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन में है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन इज द रेस्पिरेशन व्हिच इज कंप्लीटेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ऐसा रेस्पिरेशन, ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो या ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो, उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। वहीं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ऐसा रेस्पिरेशन हो जहाँ पे ग्लूकोज को टूटने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, या सीधे शब्दों में कहें ये बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। कुछ इसके पॉइंट्स हम देख लेते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, यहाँ ऑक्सीजन की प्रेजेंस जरूरी नहीं है। इट कंप्लीटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया। जो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आपने बचपन से पढ़ा है, पावर हाउस ऑफ द सेल, और ये साइटोप्लाज्म में होता है आपका एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पे जो एनर्जी का अमाउंट है वो ज्यादा प्रोड्यूस होता है, यहाँ कम प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे आखिरी प्रोडक्ट जो होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और यहाँ एनाएरोबिक में होता है आपका एसिड या एल्कोहल। और आपने ये देख लिया था हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो यहाँ 38 एटीपी प्रोड्यूस होती है और यहाँ पे मात्र 2 एटीपी प्रोड्यूस होती है। फिर एक और आ जाता है मसल फैटिग। हम थक क्यों जाते हैं? तो अभी अपन ने देखा था, अपन ने जाना था कि किसी भी काम करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है, वो एनर्जी हमें रेस्पिरेशन के थ्रू मिलती है। तो मान लीजिए आप कहीं दौड़ रहे हैं, दौड़ेंगे तो आपकी सांस भी तेज चलने लगती है, मतलब आप ज्यादा ऑक्सीजन अंदर खींच रहे हैं, तो रेस्पिरेशन भी ज्यादा होगा, आपको एनर्जी भी ज्यादा मिलेगी। लेकिन एक ऐसा मूवमेंट आ जाता है कि जो आप सांस ले रहे हैं और जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है वो ज्यादा होती है और ऑक्सीजन आपके अंदर कम पहुंचती है। अपनी फेफड़ों की इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि इतनी ऑक्सीजन खींच पाए। तो क्या होता है कि अपना शरीर इस ग्लूकोज को, आपके C6H12O6 ग्लूकोज को बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस के तोड़ देता है और उसके रिजल्ट में आपका बनाता है लैक्टिक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। अपने मसल्स में लैक्टिक एसिड बन जाता है जो मसल फाइबर्स के बीच में जाके फंस जाता है और हमारी मसल फैटिक हो जाती है, थक जाते हैं। और अगर हम दौड़ना या रेस्ट नहीं लेते हैं उस टाइम तो हमारी मसल में क्रैम्प्स आ जाते हैं। आपने बहुत सारे क्रिकेटर्स को देखा होगा कि जब वो फील्ड पे होते हैं, काफी टाइम तक खेल लेते हैं और फिर कभी वो पुल शॉट लगाते हैं तो उनके मसल में क्रैम्प आ जाते हैं, या बॉलिंग करते टाइम उनके मसल में क्रैम्प आ जाते हैं। तो वो सिर्फ इसी वजह से होता है क्योंकि उनके मसल में एक एक्यूमुलेशन हो जाता है लैक्टिक एसिड का। तो आइए अब हम जानते हैं आगे रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन किन किन लिविंग्स में होता है और किस किस तरीके से उनमें रेस्पिरेशन होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स इज आल्सो अ लिविंग। आपको सबको पता है कि प्लांट जीवित है, तो वो भी आपके एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उन्हें भी अपने काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। लेकिन आप सबने पढ़ा है कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज करके ऑक्सीजन निकाल दी जाती है, जो कि रेस्पिरेशन का बिल्कुल उल्टा होता है। लेकिन आपको बता दें कि दिन में आपका प्लांट जो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों ही परफॉर्म करता है, इसीलिए जो रेस्पिरेशन की जो रेट होती है वो कम होती है और फोटोसिंथेसिस की रेट उसमें ज्यादा होती है, इसीलिए प्लांट्स ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। लेकिन आपने ये सुना होगा कि कई बूढ़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। कई गांव में लोग पेड़ के नीचे सोते हैं, लेकिन उसको जो बुजुर्ग लोग होते हैं उसको मना करते हैं कि प्लांट्स के नीचे या पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों?
क्योंकि रात में फोटोसिंथेसिस होती नहीं है, ऑक्सीजन प्लांट प्रोड्यूस नहीं करता है, जबकि वहां रेस्पिरेशन चलता है। रेस्पिरेशन चलने की वजह से आपके प्लांट्स ऑक्सीजन को लेके क्या बनाएंगे, CO2 बनाएंगे, और CO2 का कंसंट्रेशन वहां पे बढ़ जाएगा, तो वो सेफ नहीं होता है। ठीक है, तो आपने देख लिया रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब आगे देखेंगे रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। तो जो श्वसन है या रेस्पिरेशन है वो एनिमल्स में कैसे होता है, तो सबसे पहले हम यूनिसेलुलर अमीबा के बारे में बात करते हैं। यूनिसेलुलर अमीबा के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है या जो ब्रीदिंग की प्रोसेस होती है या एयर एक्सचेंज की प्रोसेस होती है, वो डिफ्यूजन के माध्यम से होती है। डिफ्यूजन के माध्यम से कैसे, कि उसके अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का कम होता है, तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को खींच लेता है ड्यू टू हायर कंसंट्रेशन। और जब उसके अंदर रेस्पिरेशन हो जाता है, CO2 बन जाती है, तो इसी डिफ्यूजन के थ्रू वो उसको बाहर भेज देता है। फिर आपका एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं कि अर्थवॉर्म में जो रेस्पिरेशन है उसका मोड क्या है, किस ऑर्गन से करता है। तो ऑर्गन जो होता है उसकी स्किन होती है। जो अर्थवॉर्म है, स्नेल्स है, इनकी जो स्किन है वो रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, और इस टाइप के रेस्पिरेशन को कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। फिर आपका अगला है फिश। जो मछलियां होती हैं वो गलफड़ों से या गिल्स से आपकी ऑक्सीजन को खींचती हैं, और इस मोड ऑफ रेस्पिरेशन को कहते हैं ब्रांकियल रेस्पिरेशन। इंसेक्ट में आपके टिड्डे, ग्रासहोपर वगैरह को आप अगर उल्टा करके देखेंगे तो इनके पेट पे कुछ ऐसी सीढ़ी नुमा संरचना आपको कीड़ों के अंदर दिखती है। इन सीढ़ी नुमा संरचनाओं के अंदर छोटे छोटे खांचे होते हैं जिनको हम ट्रैकिया कहते हैं। तो ऑर्गन आपका ट्रैकिया हो गया, और रेस्पिरेशन का मोड हो गया ट्रैकियल रेस्पिरेशन। आखिरी में हम बात करते हैं ह्यूमन में और एनिमल्स में क्या होता है, लंग्स होते हैं। लंग्स आपके मेन ऑर्गन है, और इस रेस्पिरेशन के मोड को कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो आपने ये जान लिया कि किस किस तरीके से रेस्पिरेशन होते हैं, कौन से ऑर्गन आते हैं। अब आप डिटेल में पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आइए अब छोटा सा ब्रीफ अपन चर्चा करते हैं ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो आपको पता होगा कि मेन जो आपका ऑर्गन होता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के होते हैं लंग्स। ठीक है, तो लंग्स कहाँ होते हैं, आपके प्लूरल कैविटी में पाए जाते हैं, चेस्ट के ऊपर, चेस्ट में पाए जाते हैं, और वो ऊपर से कवर रहते हैं आपके रिब्स से। जो पसलियां होती हैं वो उनको प्रोटेक्शन देती हैं। ठीक है, एक पेयर में पाए जाते हैं, मतलब 2 लंग्स पाए जाते हैं आपके। तो देखिए अब स्टार्ट से हम पढ़ेंगे कि कहाँ से ऑक्सीजन जाएगी, कैसे जाएगी, क्या रास्ता होगा, और आगे कैसे रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है ह्यूमंस में। तो सबसे पहले आती है आपकी नोज। आप साथ में फिगर भी देखते जाएं, फिगर जो आपको शो हो रहा है वीडियो पे, इसको भी आप ध्यान से देखते जाएं। तो सबसे पहले आती है आपकी नोज। तो जो नोज है, नोज आपका काम करती है, आपके नॉस्ट्रल्स में छोटे छोटे बाल होते हैं जो कि एयर जब हम खींचते हैं तो उसमें इम्प्योरिटीज जो रहती है, छोटे स्मोक के पार्टिकल्स या धूल मिट्टी के पार्टिकल्स, तो वो वहां उनको रोक लेता है। फिर नोज से होते हुए ऊपर जब चढ़ते हैं तो वहां नेसल पैसेज आता है, एक चैम्बर आता है, नेजल चैम्बर, जो आपका नाक से लेके ऊपर तक जाता है, नेसल चैम्बर। तो इस नेसल चैम्बर का काम क्या होता है, ये एक एयर कंडीशन का काम करता है। आपने सुना होगा AC जो आपके घरों में या कार्स में होता है, जो हीटर और AC का काम करता है। तो इसमें जो आपकी हवा है उसको ठंडा और गर्म किया जाता है। सर्दियों के टाइम में बहुत सर्दीली हवा होती है तो उसका टेम्परेचर भी मेंटेन करके पहुंचाया जाता है। फिर उसके बाद आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होता है, जैसे जो ईसोफेगस है, फूड पाइप, उसके साथ ही एक पाइप चलता है जो कि फेफड़ों तक जाता है, जिसको विंड पाइप कहते हैं, उसका नाम है ट्रैकिया। अब जब ट्रैकिया बट जाता है तो ट्रैक्यूल्स में बट जाता है, एक लेफ्ट में चला जाता है और एक राइट में चला जाता है। दोनों लंग्स में ट्रैकिया की एंट्री हो जाती है। फिर उससे आपके कुछ रूट्स जैसे स्ट्रक्चर निकलते हैं जिनको कहते हैं ब्रोंकाई। इन ब्रोंकाई से भी आप देखेंगे, ब्रोंकाई भी नीचे ब्रोंक्यूल्स में बटे होते हैं, छोटे छोटे रूट जैसे स्ट्रक्चर में, और लास्ट में आपके वहां अंगूर के गुच्छे जैसे कुछ स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगे, इनको कहते हैं एल्वियोली। इन एल्वियोली में क्या होता है, आपका ब्लड भरा हुआ होता है, ये अंगूर के गुच्छे जैसे होते हैं, और एल्वियोली ही वो साइट है जहाँ पे गैसियस
एक्सचेंज होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड आपके बॉडी सेल्स से आती है वहाँ अंदर, और ऑक्सीजन जो आपने ली है जो इस रास्ते से आ रही है वो खून में मिल जाती है, यहाँ एक्सचेंज हो जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वापस इसी रास्ते से नाक से बाहर निकल जाती है, और जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में मिलके आपकी सेल के पास चली जाती है, जहाँ आपने देखा था कि रेस्पिरेशन सेल के अंदर चलेगा। तो देखिए फिर एक बार और चर्चा कर लेते हैं, ये ऑर्गन्स हो गए। तो होता क्या है, जैसे ही अपन ने सांस ली, नाक से वेसल चैम्बर से आपकी ऑक्सीजन एयर चली गई, एयर के बाद वो ट्रैकिया में गई, ट्रैकिया से वो दोनों लंग्स में गई, फिर वो ब्रोंकाई में जाती है, फिर धीरे धीरे वो पहुंच जाती है लास्ट में आपके एल्वियोली तक। इस एल्वियोली में आपका ब्लड भरा होता है, डिफ्यूजन के माध्यम से, कंसंट्रेशन ज़्यादा कम होने के माध्यम से यहाँ पे एक्सचेंज हो जाता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो सेल से आ रही है वो आपकी ये चली जाएगी नाक के द्वारा बाहर, और जो ऑक्सीजन खींची गई है वो चली जाएगी ब्लड में। और आपको पता है, अभी हमने आपको पहले भी बताया था कि ब्लड में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन हीम मतलब आयरन का एक कंपोनेंट है, ये प्रोटीन है, इसके वजह से जो ब्लड का कलर है वो रेड होता है, वो आगे आप देखेंगे। फिर आप देख रहे हैं रेट ऑफ ब्रीथिंग इज अबाउट 15 to 80 टाइम्स पर मिनट। तो एक जो हेल्दी पर्सन है वो 15 से 18 बार सांस लेता है 1 मिनट में, और एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज या किसी बॉडी एक्टिविटी के दौरान ये रेट बढ़ जाता है। फिर एक और आपके नीचे दो चीजें दी हैं अपन ने, जब ये रेस्पिरेशन पढ़ लिया है, तो एक चीज है लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। जब आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो आपकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपको थकान, चिड़चिड़ापन, कमजोरी, ये सारी चीजें महसूस होती हैं। और आखिरी आपका यह कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं सफोकेटिव गैस या दम घोटू गैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाता है कि कौन सी गैस को सफोकेटिव गैस या दम घोटू गैस कहते हैं, तो वो कहलाती है कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि इस गैस का जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में बाइंडिंग कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन से वो काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए इस गैस को बहुत ही खतरनाक माना जाता है। ये दम घोटने के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है गैस। तो आज आप जान चुके हैं रेस्पिरेशन के बारे में हमारे साथ। एक आपका एक ब्रीफ इंट्रो हो गया है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आशा करता हूँ आपको मिल गए होंगे। तो वीडियो खत्म हो रही है, अब आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट भी मिल जाए। आप थे पंकज आर्या के साथ। होपफुली आपको जो भी समझाया है अच्छे से समझ आया हो। थैंक यू।